हेलो एवरीवन, दिस साइड मैंग शुक्ला फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो यार अभी आप लोग खाली हो, मतलब काउंसलिंग चल रही है। चल क्या मतलब, अब आप लोगों का कॉलेज लगभग फिक्स हो गया है। तो यार आप लोगों के मन में बहुत डाउट रहता था, या जब प्रिपरेशन कर रहे थे उसी समय कुछ लोग मतलब कॉन्फिडेंस में पूरा होते थे कि आईआईटी में जाने के बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, एनआईटी में जाने के बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, या फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम मस्त चिल ज़िंदगी चलेगी एंड 1 करोड़ प्लस का पैकेज लेके घर आएंगे। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेशन होता है पढ़ाई को लेके, आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि पढ़ाई रियलिटी में कितनी करनी पड़ती है। डैम से होगा, आप लोग बात मानिए। अभी जब वीडियो आप पूरा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सही में कम करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा बीच बीच में ख़राब भी लग सकता है। बट चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं और भैया दोनों लोग आते रहते हैं, आईआईटी एनआईटीज़ के एक्सपीरियंस को शेयर करते रहते हैं। तो चलो जल्दी से हम मूव करते हैं। तो देखो यार, जो अपना मेन टॉपिक है ना, वो मुझे ये बताना है कि आप लोगों का एकेडमिक्स कैसा रहेगा आईआईटी में, एनआईटी में या अच्छे कॉलेज में। एकेडमिक्स इसलिए बताना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सब लोग लाइफ के बारे में बताते हैं कि यहाँ मेरा हॉस्टल ऐसा है, मेरा मेस ऐसा है, एंड ये सब बता देते हैं, लेकिन एकेडमिक्स के बारे में कोई नहीं बताता। बट मैं आपको पूरी एकेडमिक्स समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो को बनाने का एक और पर्पज़ था कि अभी सब आईआईटीज़ ना ऑनलाइन रन करेंगी एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनका ऑनलाइन होगा। हम लोगों के टाइम में और हर बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफलाइन होता था, सब कुछ चीज़ें अच्छे से चलती थी एंड हमें वहाँ समझ में आता था कि आईआईटीज़ में कैसे चलता है, कई चीज़ें होती हैं, कई वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उन सबको क्या मतलब होता है तो वो हम लोगों को बता दिया जाता था। बट इस बार आप लोगों का ऑनलाइन होगा तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन में ही बहुत कम समझ में आता था। तो मैं पहले ही बता देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, तो फिर आप लोग अच्छे से उसे समझ सकोगे। तो देखो यार, अब एकेडमिक्स की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो एक सबसे पहले मजाक की बात कर लेते हैं। यार देखो, अभी आप लोगों को नींद नहीं आ रही होगी ना, सोने का इच्छा ही नहीं करता होगा। जब अभी जेई का एग्ज़ाम था तो बहुत नींद आती थी, लेकिन अभी छुट्टी है, अभी नींद ही नहीं आ रही है। अभी जब से आपका कॉलेज ऑनलाइन चलने लगेगा तब भी नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अभी ज़बरदस्ती सो लो, मौका है आपके पास। तो यार अब मैं बात करूं एकेडमिक्स की, तो देखो मैं आईआईटी रुड़की में था फर्स्ट सेम में, तो मैं आईआईटी रुड़की के अपने सब्जेक्ट्स को उठा के लेके चलूँगा एंड वही सब चीज़ें मींस कोई सब्जेक्ट चेंज हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, बट जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ग्रेड्स कैसे बनते हैं, ये सब उसी के बेसिस पे हर एक कॉलेज का होता है, मतलब सबका सेम होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट सेम में आप लोग अधिकतर लोगों के मुंह से सुने होंगे कि पूरा सिलेबस सेम होता है सभी ब्रांचेज का। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एनआईटीज़ के लिए तो 100% सही है। वहाँ सब एनआईटीज़ में सबका सेम होता है, सब कंप्यूटर साइंस वाला, सिविल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, सब एक साथ बैठ के एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं। किसी एनआईटीज़ में, किसी में नहीं पढ़ रहे होते, फिर भी सिलेबस सबका सेम होता है। तो उनका जो फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है वो भी बताऊंगा। अब आईआईटीज़ में क्या होता है, कुछ आईआईटीज़ हैं जिसमें तो सेम होता है, लगभग 90% सेम होता है, 10% डिफरेंट होता है। जैसे कि आईआईटी रुड़की में तो ज़्यादा डिफरेंस होता है कंपेयर टू और आईआईटीज़, बिकॉज यहाँ पे मतलब मैकेनिकल के कोर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में 2-3 सब्जेक्ट का डिफरेंस फर्स्ट सेम में ही हो जाता है एंड कुछ ब्रांचेज का बिल्कुल सेम होता है। अभी बताता हूँ। अब देखो, जैसे कि मेरा फर्स्ट सेम में क्या क्या सब्जेक्ट था, और नॉर्मली सब जगह क्या रहेगा फर्स्ट सेम में, एक मैथमेटिक्स रहेगी। मैथमेटिक्स में आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो सकता है, 90% चांसेस है कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन वाला, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेम का मैथ्स का कोर्स होगा। आपका फिजिक्स का कोर्स हो जा सकता है, डिफरेंट वैरी करेगा। किसी में इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होगा एंड किसी में मैकेनिक्स होगा, किसी में मॉडर्न फिजिक्स जो आप लोग लास्ट में नहीं पढ़े थे 4-5 चैप्टर्स फिजिक्स में, तो वो वाला पार्ट हो सकता है। तो ऐसे डिवाइड होगा। फिर उसके बाद फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, और एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी। एनआईटी में वो फर्स्ट सेम में भी हो सकता है, सेकेंड सेम में भी हो सकता है, मतलब दोनों में से किसी एक सेम में होगा। बट आईआईटीज़ में आपको लगभग फर्स्ट सेम में ही मिलेगा। तो उसमें आपका कई बैचेज में सी
तो लगभग 80% जगह सी पढ़ाया जाता है। एनआईटीज़ में तो आपको पक्का सी मिलेगा। किसी किसी आईआईटीज़ में किसी किसी ब्रांच में C++ भी पढ़ाया जाता है और किसी किसी जगह जावा भी पढ़ाई जाती है। बट जो प्रीफर्ड है आप सी या जावा, कोई भी मतलब आप कुछ भी कर लो, बाकी दूसरे पे स्विच करना काफ़ी आसान होता है। फिर उसके बाद अब 3 सब्जेक्ट हो गए ना। अब एक होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जैसे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर था। पहले तो यही बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अनुसार एक मतलब ग्रेजुएट होने के लिए उनके ग्रेजुएशन में एक मतलब ईवीएस का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो एक ईवीएस का भी सब्जेक्ट रहेगा आपका। फिर उसके बाद जिसको सिविल या केमिकल डिपार्टमेंट हैंडल करता है, अपना क्या हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गया। अब 5वां इंग्लिश का रहता है। अब जैसे कि यार अब कुछ लोग वीक इंग्लिश वाले होते हैं, कुछ लोग अच्छे इंग्लिश वाले होते हैं। एनआईटीज़ में तो कोई टेस्ट नहीं होता है, मतलब कुछ एनआईटीज़ में होता है एंड कुछ में नहीं होता है, एंड लेकिन आईआईटीज़ में तो सब आईआईटीज़ में टेस्ट होता है। जिस दिन एडमिशन होता है उसी टाइम टेस्ट होता है। आप लोगों का भी टेस्ट ऑनलाइन होगा शायद। ये टेस्ट बिकॉज मैंडेटरी है कि आप लोगों को इंग्लिश कौन सी पढ़ानी है, अच्छी वाली पढ़ानी है कि या लो वाली पढ़ानी है। कुछ बच्चे जानबूझ के लो वाली लेते हैं बिकॉज सोचते हैं कि यहाँ आएंगे तो अच्छा स्कोर कर लेंगे और इंग्लिश तो सीख लेंगे जब भी चाहेंगे तभी। एंड कुछ होते हैं नहीं, मुझे तो अच्छी वाली इंग्लिश सीखनी है, मुझे ये आ रही है, तो वो अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं एंड एडवांस इंग्लिश में जाते हैं। अब आपको देख लो कि आपको आगे मेहनत करना है या फिर नहीं करना है। अगर आगे मेहनत करना है तो एडवांस इंग्लिश में जाओ, वहाँ हाई कंपटीशन होगा। एंड थोड़ा कम मेहनत करना है तो मतलब पेपर अपना ख़राब कर देना, बेसिक इंग्लिश वाले में आ जाना। ये इंग्लिश का कोर्स डिवाइड होता है। हमारा एक सब्जेक्ट होता था साइकोलॉजी। क्या सुन रहे हो, इंजीनियरिंग में भी साइकोलॉजी? हाँ, अभी साइकोलॉजी भी है। पहले एथिक्स भी होती थी, कहीं एथिक्स भी होगी और कहीं कहीं इकोनॉमिक्स होगा, या दोनों होता है। हम लोगों का इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी दोनों, इकोनॉमिक्स आगे चल के मिलता है, बट अभी किसी किसी कॉलेज में वैरी करता रहता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो ऐसे ये सब मतलब ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट भी चलते रहते हैं पैरेलल में। फिर एक सब्जेक्ट मेरा और था, वो था मेरे ब्रांच का इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन एनआईटीज़ में क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ भी होगा एंड इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल भी होगा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, एंड जो कंप्यूटर वाला होता है उसको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो मतलब एनआईटीज़ में आपको फर्स्ट सेम सेकंड सेम मिला के सारी ब्रांच पढ़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आईआईटी रुड़की में सेकंड सेम से ही पूरा एकदम डिफरेंस हो जाता है। अभी जो मैं बताया ना उसमें ही सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज डिफ़र होता था, ब्रांच वाइज मतलब वैरी करता था। फिर उसके बाद मैथ्स का कोर्स, फिजिक्स का कोर्स, मैथ्स का सेम था, फिजिक्स का कोर्स भी वैरी करता था, एंड इंग्लिश तो आप लोगों ने देखा ही वैरी किया था। तो ये 3 सब्जेक्ट एंड एक जो अपना इंट्रोडक्शन होता था ब्रांच का वो, तो ये 4 सब्जेक्ट वैरी करते थे। तो ठीक है, सब्जेक्ट मान लो वैरी कर गए, तो आपको थोड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ होगा कि क्या पढ़ाया जाएगा। अब देखो यार, अब हम बात कर लें, एक चीज़ होता है क्रेडिट्स। क्रेडिट्स शब्द यूज किया जाता है, जैसे कि पर सब्जेक्ट क्रेडिट दिया जाता है। जैसे मेरे 7 सब्जेक्ट थे ना, अब कौन सा कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है इसको वो लोग एक नंबर दे देते हैं एंड उस नंबर का डायरेक्ट आपके CGPA पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो, जो अभी ध्यान से सुनना है, एकदम कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जैसे कि मेरा एक सब्जेक्ट था फिजिक्स, ये था 4 क्रेडिट का, मैथ्स 4 क्रेडिट का, एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी 4 क्रेडिट का था। तो ये 3 सब्जेक्ट 4 क्रेडिट के हुए। फिर दूसरी लाइन शुरू होती है, उसमें EVS 3 क्रेडिट का था, इन्वायरमेंटल वाला। फिर उसके बाद साइकोलॉजी 2 क्रेडिट का था, इंग्लिश 2 क्रेडिट का था, एंड इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 क्रेडिट का था। तो यानी 4 3 12, 4 कोर्सेज, जो 3 कोर्सेज थे वो 4 क्रेडिट के, तो 4 3 जा 12, एंड एक 3 क्रेडिट का था तो 12 3 15, एंड 3 ऐसे थे जो 2 क्रेडिट के थे, तो 3 2 जा 6, तो टोटल 21 क्रेडिट मेरा फर्स्ट सेम में हुआ था। अब देखो यहाँ 4 3 2 यानी डिफरेंस पैदा किया गया ना, इंग्लिश और मैथ्स के कोर्स में डिफरेंस हुआ ना। तो अब वो किसी जगह किसी कॉलेज में, मान लो जैसे कि ये जो अपना था मतलब प्रोग्रामिंग था, उसको 10 क्रेडिट दे दिया, इंग्लिश वाले को 5 क्रेडिट दे दिया, रेशियो तो वही हुआ ना 1/2 का। तो यानी वो क्रेडिट का नंबर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो रिलेटिव मतलब उनका डिफरेंस या रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे कि मतलब एक कोर्स का इम्पॉर्टेंस जो होता है उसको बताने के लिए एक क्रेडिट किया गया। अब जैसे CGPA में इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब देखो
जैसे कि आपने मैथ्स में मतलब हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को पता ही होगा अलग अलग ग्रेड पॉइंट्स होते हैं। मैथ्स का 10 ग्रेड पॉइंट, फिजिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, सबका 10-10 पॉइंट होता है। अब उस 10 पॉइंट में से लगभग जो ऑन एवरेज है, जैसे 100 बच्चों का क्लास है तो उसमें से 10% लोगों को 10 में से 10 ग्रेड देते हैं प्रोफेसर। एंड ये प्रोफेसर वाइज भी डिपेंड करता है, वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10, मिनिमम तो 10 हो ही जाता है शायद, अभी तक मुझे जो फर्स्ट ईयर में फील हुआ है। तो 10% लोगों को 10 क्रेडिट मिलेगा, यानी 100 में से 10 लड़के ऐसे हैं जो उस मैथ्स में 10 क्रेडिट पाएंगे, और 20-25% के आसपास स्टूडेंट्स 9 क्रेडिट पाएंगे, 9 पॉइंट्स पाएंगे। ऐसे 8, 7, 6, 5 मतलब संख्या बढ़ती जाती है। जो एवरेज मार्क्स निकलते हैं सब क्लास का, उसके आसपास जो होते हैं वो लोग 7 ग्रेड पॉइंट पाते हैं। प्रोफेसर पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक क्या जा रहा है, लेकिन मैं ये एक एवरेज केस बता रहा हूँ आपको। 90% इस कैटेगरी में सही मिलेगा। जैसे मान लो अब आप लोगों को CGPA कैलकुलेट करनी है अपनी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? फिजिक्स में आपने 8 ग्रेड स्कोर किया, अब उस 8 को उसके क्रेडिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, प्लस मैथ्स में 9 क्रेडिट स्कोर किया तो 9 × 4 36, इंग्लिश में आपने 7 क्रेडिट स्कोर किया तो 7 × 2 14, ऐसे सब सब्जेक्ट के ग्रेड इंटू उसके क्रेडिट्स। तो समेशन ऑफ ग्रेड इंटू क्रेडिट डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ क्रेडिट, ये आपका सेमेस्टर ग्रेड होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से मैं बता देता हूँ, समेशन ऑफ ग्रेड इंटू क्रेडिट डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ क्रेडिट, ये होना चाहिए। ये आपकी CGPA कैलकुलेट करके देता है। आपको मैंने सब्जेक्ट बता दिया, CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बता दिया, एंड मैं CGPA का फार्मूला लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार सीधे फार्मूले पे देख लेगा। अब नेक्स्ट चीज़ पे मैं चलता हूँ कि क्या ये जो सब्जेक्ट में ग्रेड लाने मुश्किल होते हैं या आसान होते हैं? यार बिल्कुल आसान होते हैं, डेफिनेटली आसान होते हैं। मैं तो हिंदी मीडियम से था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, एक तो हिंदी मीडियम के कारण, एंड सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोई मेरा बेसिक कमांड नहीं था। मैं फर्स्ट बार मतलब आया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, तो थोड़ी मुझको प्रॉब्लम होती थी, बट आसान है बिल्कुल। और सब्जेक्टों में मैंने थोड़ा ठीक ठाक स्कोर किया था, तो इसलिए मुझे फील हो रहा है कि बिल्कुल आसान है। आप फर्स्ट सेम में होते तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि नहीं आसान है, इतना ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिप्रेशन में आते हो, लेकिन यार बिल्कुल आसान है। आप डेली 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ो, लेकिन नोट्स प्रॉपर रिवाइज करो। जैसे कि आप JEE के बाद जब कॉलेज में प्रवेश करते हो ना, तो आप नोट्स बनाने वाली हैबिट भूल जाते हो, तो उस हैबिट को बना के रखना। अगर आप उस हैबिट को बनाएं एंड जब नोट्स बन गया तो यार ये लोग पावर पॉइंट्स ये सब शेयर कर देते हैं, एंड उसके बाद रिवाइज करने में आपको एग्ज़ाम से पहले 3-4 दिन का केवल टाइम लगता है, एंड फिर आप अपने नोट्स और उस पावर पॉइंट्स को रिवाइज करके आप एक अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर सकते हो। 9 CGPA आराम से आप स्कोर कर सकते हो। तो आप इस चीज़ का लोड मत लेना कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो क्लास कैसे चलती है। CGPA आसान है, रिजल्ट आ गया है, आसान है CGPA। अब क्लास का मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो एक तो होता है लेक्चर चलेगा, जैसे कि लेक्चर प्रोफेसर उसमें आके पढ़ाएंगे, वो सुबह होता था। फिर शाम को प्रैक्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स, जैसे हम लोग JEE के टाइम में न्यूमेरिकल सॉल्व करके ले जाते थे, टीचर्स क्लास में डिस्कस करते थे, तो वो ये चीज़ यहाँ अलग होती है। इसमें PhD के स्कॉलर्स होते हैं, वो लोग आपके डाउट्स को मतलब वहाँ से एक सीट आएगी जिसमें 10-12 प्रॉब्लम्स होंगे, आपको उनको करना रहेगा होमवर्क के तौर पे, एंड फिर उसको आप लोग डिस्कस करोगे PhD स्कॉलर्स के साथ, जो 3 बजे से 4 बजे मतलब शाम का जो टाइम होता है, उसमें आप लोग उन सबको डिस्कस करोगे। तो वो मतलब TA जो होता है उसको टीचिंग असिस्टेंट बोलते हैं, वो ये चेक करेगा कि लड़का रेगुलर है, प्रॉब्लम्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो क्लास वर्क सेक्शन में थोड़ा बहुत नंबर ऐड करते हैं। एंड प्रैक्टिकल्स होता है, चिल होता है, वाइवा से कभी मत डरना। तो गाइज ऑलरेडी सब कुछ काफ़ी अच्छा होता है, आसान होता है, बिल्कुल चिल होता है, 1 से 2 घंटे प्लस क्लास इतना ही पढ़ना होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।